सही तो से। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का जो वेबिनार है बेसिकली वो जो हमने पिछले कुछ था कि कंजक्टिवाइटिस, वायरल कंजक्टिवाइटिस का एक एपिडेमिक था। अब हालांकि अब थोड़ा सा कम हो गया है वो। तो उससे मुतालिक बहुत सारे सवालात लोगों के जहन में थे। उसके ट्रीटमेंट से मुतालिक, प्रिवेंशन से मुतालिक और भी उससे मुतालिक और भी सवाल थे। तो इस सिलसिले में हमने भी प्लान किया था, थोड़ा सा डिले, एक हफ्ता हो गया है। लेकिन ये हमने जब प्लान किया था तब एपिडेमिक फैला हुआ था। तो इस सिलसिले में हमने जनाब डॉक्टर सैयद उमैर साहब, जो कि एमबीबीएस हैं, एमएस हैं ऑप्थेल्मोलॉजी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से, मेरे सीनियर भी हैं। हमने उनको रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को तस्लीम किया। और डॉक्टर नसीम साहब को हमने रिक्वेस्ट की इसका कोऑर्डिनेशन करने के लिए, कोऑर्डिनेटर के लिए कंसर्न दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वेबिनार इंशाल्लाह उम्मीद है कि कारामद साबित होगा। और जो भी हमारे क्वेश्चंस हों कंजक्टिवाइटिस से रिलेटेड, उसको हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस भी करेंगे। जो भी हमें जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है या हर साल होता ही है, उससे रिलेटेड जो भी इंशाल्लाह क्वेरीज होंगी वो हम बाद में लेंगे डॉक्टर उमर साहब से। तो ओवर टू नसीम। डॉक्टर नसीम, आप प्लीज कोऑर्डिनेट कर लीजिए। थैंक यू। सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत सबको मुबारकबाद कि इतने आज वैल्यूबल टॉपिक पर उमर साहब हम लोगों के साथ अपने नॉलेज शेयर करने वाले हैं। तो बाकायदा मैं उमर साहब को मुबारकबाद देता हूं और उन्हें इनवाइट करता हूं इस लेक्चर के लिए। वो आएँ और अपने लेक्चर से हमें मुस्तफ़ीज़ करें। और वो इस वक्त होस्ट हैं, तो मुझसे उनसे गुजारिश है कि वो दूसरे को सबको म्यूट कर दें और फिर अपने लेक्चर डिलीवर करें। अच्छा अच्छा, हम्म, ठीक है, बेहतर है। मैं पहले स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। जी। हम्म, अ, अस्सलाम वालेकुम। और सब बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरी आवाज़ उम्मीद है कि सबको आ रही होगी। अनम्यूट करके बता सकते हैं अगर सब। बिल्कुल, बहुत क्लियर आ रही है उमर भाई। जी उमर भाई, आ रही हो? जी जी जी, ठीक है, बेहतर है। तो मैं हालांकि मैंने तैयार करी है ये प्रेजेंटेशन बहुत शॉर्ट नोटिस पे, लेकिन कोशिश करी है कि इसको बिल्कुल सिंपल रखा जाए, और बहुत इसमें बहुत ज़्यादा क्लिनिकल डिटेल्स या साइंटिफिक टर्म्स या बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स को ना इस्तेमाल करते हुए आम पब्लिक को और आम लोगों के फहम के लिए और आसान से समझने के लिए कोशिश करी है इसको बनाने की। जैसे कि अभी एक तो पहली बात तो ये मैं बहुत सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन का, एलुमनाई एसोसिएशन का। मैं ओल्ड बॉयज़ का फेवर नहीं करता हूँ बोलने का, एलुमनाई बेहतर है क्योंकि उसमें जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो बहरहाल मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एएमयू एलुमनाई एसोसिएशन का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया इस एपिडेमिक कंजंक्टिवाइटिस के बारे में बात करने का और अपने व्यूज़ शेयर करने का। और डॉक्टर काशिफ ने मुझे इनवाइट करा, उसके उनके भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये बहुत वैल्यूएबल और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन थोड़ा हम लोग लेट हो गए। हालांकि हम चाहते थे कि पहले उस पे कर सकते थे, वो उस बहुत ज़्यादा रेलेवेंट था। लेकिन अभी भी हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया है ये एपिडेमिक, बल्कि पैंडेमिक के तौर पे ही एक तरह से आया है। तो लेकिन अब बहुत पहले से इसकी शिद्दत और इसके जो अब जितने पेशेंट्स हैं अब कम हो गए इसके। और
लेकिन उस वक्त इस कदर मसरूफियत हो गई थी कि ये वेबिनार तैयार करना भी मुश्किल होता और मेरे ख्याल से यहाँ बैठना भी मुश्किल होता। अब थोड़ी फुर्सत की सांस मिली है 1-2 हफ्ते में, वरना तो मुस्तकिल फ़ोन और व्हाट्सएप और पेशेंट्स पे क्लिनिक में और हॉस्पिटल में हर जगह मौजूद थे। तो बहुत मुश्किल दौर 2-3 हफ्ते का गुजरा, पिछले बल्कि महीने भर ही समझ लें, जिसमें ये बीमारी बहुत तेज़ी से स्प्रेड हुई। बहुत अनसीन था इससे पहले, इतना ज़्यादा इसका स्प्रेड इतना ज़्यादा हर साल होता है। ये बारिश के सीज़न में ऑलमोस्ट हर साल कंजंक्टिवाइटिस होता था और पहले भी होता आ रहा था, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा ही शिद्दत से आया और कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से स्प्रेड हुआ आम पब्लिक में। और देखा जाए तो पूरा पैन इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में ही जो है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, सब जगह एक ही साथ एक ही महीने में ये बीमारी देखी गई और पाई गई। मैं कोशिश ये करूँगा जहाँ तक मुमकिन हो कि उर्दू में ही और हिंदी उर्दू मिक्स में ही बात करूँ, लेकिन कुछ जाहिर सी बात है, कुछ टर्म्स और कुछ इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं जो मुश्किल होता है उसको ट्रांसलेट करना, तो वो मैं उनको समझाने की कोशिश करूँगा। बहरहाल मैं एक ओवरव्यू दूंगा इस बीमारी के बारे में। मैं इस को थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कि ये क्यों होती है और कैसे होती है और कैसे उसको स्प्रेड होने से, फैलने से रोका जा सकता है, और फिर आखिर में इसमें शेयर करूंगा कि क्या इसका इलाज होता है। क्योंकि मसला ये आया था कि इस वक्त इतना ज़्यादा स्प्रेड हुआ था कि बहुत से लोग तो खैर ऑनलाइन या गूगल से सर्च करके दवाएं ले रहे थे, बहुत से लोग केमिस्ट के ज़रिए दवाएं ले रहे थे, और केमिस्ट भी उल्टी सीधी दवाएं देके, और कई कुछ तो समझदार केमिस्ट होते हैं, मैं ये नहीं करूँगा ज़्यादातर केमिस्ट तो समझदार होते हैं, लेकिन कुछ बहुत ही गलत दवाएं देके और थोड़ा सा मामले को ख़राब भी करा। लेकिन ज़्यादातर केमिस्ट मैंने देखा है कि बेहतर दवाएं और सही मुनासिब दवाएं देते थे, जो तजर्बेकार होते थे, ख़ास तौर से जिन्होंने डॉक्टर्स के साथ काम किया हुआ हो या पहले से उनका अंदाज़ा हो। लेकिन जो गैर तजुर्बे वाले थे और जो बहुत ज़्यादा वो थे, वो उसमें गलत सलत दवाएं भी दी गई, और वो बहुत उसमें भी ये भी इसका भी एक रोल रहा इस बीमारी को थोड़ा सा देर से रुकने में और थोड़ा मतलब उसको और ज़्यादा मज़ीद स्प्रेड होने में। बहरहाल मैं शुरुआत करता हूँ इस प्रेजेंटेशन की। पहली बात तो ये कि इसको आम तौर से पिंक आई, रेड आई अंग्रेज बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो ये बोलते हैं कि आंखें आ गई। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये वर्ड कहाँ से आया है कि आ गई, मतलब कहाँ से आई, कैसे आई, लेकिन बहरहाल ये वर्ड बहुत कॉमन है कि आंखें आ जाना, और आंखें आ गई तो साहब हमारी आंखें आ गई हैं और हमें प्रॉब्लम हो रही। तो बहरहाल हमारे यहाँ उर्दू में और हिंदी में ये कहा जाता है कि आंखें आ गई। तो किस तरह से कहाँ से आई ये नहीं पता, लेकिन आ जाती हैं। बहरहाल वो कंजंक्टिवाइटिस का एक ये कॉमन टर्म है। और हाँ, क्या मतलब होता है कंजंक्टिवाइटिस का? इसका सही मतलब बेसिकली, इसका पूरा नाम जो है वो एपिडेमिक वायरल कंजंक्टिवाइटिस है। इससे समझ में आता है कि ये बेसिकली एक वायरल बीमारी है, वायरस से होती है। जिस तरह से अभी एक बहुत खतरनाक वायरस गुजरा है, कोरोना वायरस, इसी तरह से एक वायरस होता है जिससे ये कंजंक्टिवाइटिस होती है। तो कंजंक्टिवाइटिस को जो है का मतलब जो होता है वो बेसिकली जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में है वो है कंजंक्टिवल टिश्यू की सूजन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजंक्टिवल टिश्यू। और कंजंक्टिवा किसको कहा जाता है? कंजंक्टिवा एक मेम्ब्रेन है, एक परत है जो अपने आँख के सफ़ेद वाले हिस्से में, काले हिस्से से शुरू होती है। काले हिस्से की बाउंड्री से, जो ब्लैक वाला पोर्शन है उसकी बाउंड्री शुरू होती है और वाइट वाले पोर्शन को कवर करती है। वो एक परत होती है, एक लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, और वो पूरे वाइट वाले हिस्से को तो कवर करती है आई बॉल के, फिर पीछे पलक के पीछे भी जाती है, और इनसाइड ऑफ द आईलिड, पलक के पीछे वाले हिस्से में, जिसको हम टार्सल कंजंक्टिवा बोलते हैं, वो होती है। तो कंजंक्टिवा के 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली स्ट्रक्चर के हिसाब से। एक तो बल्बर कंजंक्टिवा होता है जो वाइट वाले पार्ट को कवर करता है, फिर एक टार्सल कंजंक्टिवा होता है जो पलक के पीछे के हिस्से में रहता है, और फिर इन दोनों के दरमियान में एक उसका एक बॉर्डर होता है जिसको बोला जाता है फॉलिकुलर, सॉरी, फॉर्निशियल कंजंक्टिवा, जो फॉर्निक्स के अंदर होता है। फॉर्निक्स बेसिकली वो होता है जो लिड और आई बॉल के बीच की जगह होती है। तो फॉर्निशियल कंजंक्टिवा उस बीच का कहा जाता है, टार्सल कंजंक्टिवा पलक के पीछे वाले परत को कहा जाता है, और बल्बर कंजंक्टिवा कहा जाता है वो कंजंक्टिवा जो वाइट वाले पोर्शन को, जो स्क्लेरा होता है, उसको कवर करता है। तो ये एक मेम्ब्रेन है, साफ सी मेम्ब्रेन होती है, उसमें ब्लड, सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, उससे टिश्यू को ब्लड सप्लाई भी मिलता है, और उससे थोड़ा सा लुब्रिकेशन भी मिलता है आई को। अब आते हैं कि एटियोलॉजी, एटियोलॉजी मतलब कि किस चीज, किन किन चीज़ों से कंजंक्टिवाइटिस होता है। तो सबसे पहले जो अभी जिस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इन्फेक्टिव
इन्फेक्टिव में भी दो किस्म के होते हैं, एक तो बैक्टीरिया के ज़रिए हो इन्फेक्शन हो जाना, और एक दूसरा वायरस के ज़रिए। अभी जो हम देख रहे हैं, जो कंजंक्टिवाइटिस, जो एपिडेमिक कंजंक्टिवाइटिस है, वो वायरल है। आमतौर से ये एडल्ट्स में ज़्यादा होता है, बच्चों में आमतौर से बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस, छोटे बच्चे जो बच्चे होते हैं उनमें बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन अभी तो इस वक्त तो वायरल उनमें भी हो रहा था। दूसरे कंजंक्टिवाइटिस जो बहुत कॉमन है और जो सीजनल भी होता है कई बार, वो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होता है। तीसरा एक वजह होती है ट्रॉमा, मतलब कि चोट लग जाना या कोई केमिकल चले जाना आँख में या कोई कीड़ा वगैरह चले जाना, उससे जो कंजंक्टिवाइटिस होती है उसको ट्रॉमेटिक कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। पर ये इनकी तरह तरह मतलब अलग अलग उसकी ईटियोलॉजीज़ हैं, वजहें हैं जिनसे कंजंक्टिवाइटिस होता है। अब हम आते हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब इसमें किस तरह से पेश होता है मरीज़ डॉक्टर के पास, या क्या इसमें परेशानियाँ आती हैं आँख में। तो सबसे पहले वही है कि सुर्ख दिख जाना, आँख का बहुत सुर्ख हो जाना, रेडनेस हो जाना, पेन होना, दर्द होना, आँख में खुजली होना, इरिटेशन होना, आँख से खूब पानी आना, बार बार कीचड़ आना, चिपक जाना आँख का, आँख में ऐसे महसूस होना है कि जैसे कोई कचरा है या कोई फॉरेन बॉडी है, कोई कंकर अच्छे से पड़े हुए हो आँख में। धूप में, लाइट में जाने में थोड़ा सा चुभना धूप का, उसको फोटोफोबिया बोलते हैं। और कुछ वक्ती तौर पे थोड़ी देर के लिए धुंधला दिखना। ज़्यादा अगर इन्फेक्शन होता है तो कई बार पलकों पे स्वेलिंग आ जाना भी इस बार देखा गया कि काफ़ी ये सिम्टम्स भी, स्वेलिंग के भी सिम्टम्स आते हैं, दर्द और सुर्खी के साथ साथ। तो इस तरह के सिम्टम्स आमतौर से अभी आपने देखा होगा पिछले महीने जिस तरह से ये कंजक्टिवाइटिस फैला होगा, तो ये बहुत कॉमन हो गया था बीच में। तो रेडनेस, पेन मतलब सुर्खी, दर्द, इरिटेशन, इचिंग, खुजली, गीजड़, पानी आना, चुभना, और थोड़ी देर के लिए धुंधला दिखना, और हल्का सा धूप में और लाइट में चमक लगना, ये सिम्टम्स हैं। अच्छा, वायरल कंजंक्टिवाइटिस जो है वो आमतौर से जो 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 इफेक्ट करता है वो कॉर्निया कॉर्निया तो खैर बाद में इफेक्ट करता है, लेकिन कंजक्टिवा का ऊपरी हिस्सा, एपिथेलियम जिसको बोलते हैं, उसमें इन्फेक्ट होता है। आमतौर से जो वायरसेस होते हैं जिनसे कंजंक्टिवाइटिस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। आरएनए वायरसेस जो कि बहुत रेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते वो, और बहुत ही हल्के फॉर्म ऑफ कंजंक्टिवाइटिस, बहुत ही लाइट फॉर्म ऑफ कंजंक्टिवाइटिस उससे होता है। डीएनए वायरसेस ज़्यादा कॉमन होते हैं, और ये आमतौर से कई बार आँख की रोशनी में भी थ्रेट करते हैं, कई बार धुंधला भी होता है उसकी वजह से। अगर वो कॉर्निया वाले हिस्से, मतलब कि आँख की काली वाली पुतली वाले जो हिस्सा है, उसमें भी इन्वॉल्वमेंट भी कई बार हो जाता है उससे, तो उसकी वजह से कई बार निगाह भी धुंधली हो जाती है। तो वो ज़्यादा ख़राब चीज़ है, डीएनए वायरस ज़्यादा ख़राब है। और एडिनो वायरस जो आजकल जो अभी इन्फेक्शन हो रहे हैं, वो जो एक एपिडेमिक कंजंक्टिवाइटिस था वो एडिनो वायरस से हो रहा था, जो कि एक डीएनए वायरस है। तो मैं ये बता देता हूँ, ये डीएनए वायरसेस अलग अलग हैं। आमतौर से जो डीएनए वायरसेस हैं वो एडिनो वायरस जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो अभी खास तौर से अभी जो एपिडेमिक वायरल कंजंक्टिवाइटिस हो रहा है वो एडिनो वायरस से ही हो रहा है। और दूसरा जो उसके बाद जो कॉमन है वो हर्पीस सिम्प्लेक्स है। आमतौर से ये कई बार इम्यूनो कम्प्रोमाइज, मतलब कि वो लोग जिनके अंदर थोड़ी सी इम्यूनिटी या आँखें जिनके जिस्म में थोड़ा सा बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो, उस उनमें हर्पीस के जो इन्फेक्शंस होते हैं वो आमतौर से कॉमन होते हैं। उसके अलावा और भी एक लंबी लिस्ट है, वेरिसेला जोस्टर, एप्स्टीन वायरस, साइटोमेगालस, सीएमवी, मोलस्कम, ये सारे वायरसेस हैं। बहरहाल मैं इसमें डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ये तो बहुत ज़्यादा फिर टेक्निकल हो जाएगा। आरएनए वायरसेस कॉमन होते हैं, बहुत कॉमन नहीं होते, रेयर होते हैं, और आमतौर से बहुत हल्के फुल्के कंजंक्टिवाइटिस कॉज करते हैं। तो बेसिकली क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, क्या अ, किस तरह से पेश होता है मरीज इस कंजंक्टिवाइटिस के साथ। आमतौर से जैसे मैंने कहा कि वही सुर्खी, दर्द वगैरह होना आँख में, और आँख से पानी और कीचड़ आना, आमतौर से ये सारी शुरुआत एक आँख से होती है, और एक आँख पहले होती है, और वो बिल्कुल वो जो सारे सिम्टम्स जो मैं अभी गिनाए थे मैंने, दर्द होना, सुर्ख होना, लाल होना, चुभना, गड़ना, ये सब चीज़ें शुरुआत होती हैं एक आँख से। कुछ एक अगले ही दिन या उसके दूसरे दिन दूसरी आँख भी इन्वॉल्व हो जाती है। और हम लोग कैसे पहचानते हैं, आमतौर से अगर आप गौर करेंगे, ये जो नीचे वाली पिक्चर है उसके अंदर एक नीचे की तरफ छोटे छोटे से वाइट वाइट से दाने जैसे फॉलिकल्स हो रहे हैं। तो जो पलक के अंदर, जो पलक को खींच के देखा गया है, तो ये फॉलिकल्स कहते हैं। फॉलिकुलर कंजंक्टिवाइटिस इज हॉलमार्क, मतलब बेसिकली ये एक पहचान है वायरल कंजंक्टिवाइटिस की। तो इस तरह से हम लोग क्लिनिकली पहचानते हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन है, ना कि बैक्टीरियल, और फॉलिकल्स जो दिखते हैं उससे कंफर्म हो जाता है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरा, जब ज़्यादा सिवियर फॉर्म होता है कंजंक्टिवाइटिस पर, जो कि इस बार बहुत देखा गया,
वो है सूजन, पानी भर जाना। जैसे कंजक्टिवा आप गौर करेंगे ऊपर वाली पिक्चर में के पर अंदर जो है आँख के ब्लैक वाले हिस्से के नीचे वाले हिस्से में गौर करेंगे तो थोड़ा सा पानी जैसा भरा हुआ दिख रहा है, उठा हुआ सा लग रहा है वहाँ पे। तो ये इसके अंदर इसमें पानी भर जाना कंजक्टिवा के अंदर, इसको कीमोसिस बोलते हैं। कीमोसिस भी बहुत देखा गया इस बार। और अगर बहुत ज़्यादा सिवियर फॉर्म होते हैं तो कई बार उसमें खून के धब्बे जैसे, जिसको हेमरेजेस बोलते हैं, सब कंजक्टिवल हेमरेजेस, जो कि नीचे वाले पिक्चर में दिख रहा है आपको, वो भी बनना शुरू हुए इस बार। काफ़ी कॉमन था ये सिवियर फॉर्म ज़्यादा देखा गया है इस बार, नॉर्मल से ज़्यादा। मेम्ब्रेन, सूडो मेम्ब्रेन्स आमतौर से एक झिल्ली जैसे ऊपर से बन जाती है जो कंजक्टिवा पे चिपक जाती है, जो बिल्कुल अगर चिपक जाती है इस तरह से कि वो जब निकले तो खून बहे, तो उसको मेम्ब्रेन बोलते हैं। और सूडो मेम्ब्रेन्स होता है जो कि गीजड़ के जम जाने से कई बार एक मेम्ब्रेन जैसी दिखती है, तो उसको फॉल्स मेम्ब्रेन या सूडो मेम्ब्रेन बोलते हैं। साथ साथ जो बहुत ज़्यादा सिवियर फॉर्म होता है, जैसे मैंने अभी अर्ज किया था, वो बहुत, उसमें पलक में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, सूजन आ जाती है, जिससे कि आँख छोटी हो जाती है। तो इस तरह के ये सिवियर फॉर्म्स में आपको ये सब चीज़ें भी देखने को मिली इस बार। आमतौर से कंजंक्टिवाइटिस अकेला नहीं आता, आमतौर से इससे पहले वायरल इन्फेक्शन भी होता है, जैसे कि सर्दी ज़ुकाम या गला ख़राब हो जाना, या वायरल जो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, इस तरह के प्रेजेंटेशन भी होता है। कई बार ऐसे भी मरीज़ आए जो पहले बुखार हुआ उनको, या उनको हल्का सा डायरिया या लूज मोशंस हुए, फिर दूसरे दिन उनके जो है कंजंक्टिवाइटिस हो गया। कई बार ऐसा भी हुआ कि जो लिम्फेडेमाइनोपैथी उसको बोलते हैं, कि जो लिम्फ नोड्स होते हैं जिससे इन्फेक्शन में कई बार बढ़ जाते हैं और तकलीफ दे हो जाते हैं, कान के आगे या पीछे या गले के ऊपर हिस्से में, जॉ के नीचे, इस जगह पे लिम्फ नोड्स होते हैं, वो कई बार स्वेल कर जाते हैं बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन। तो वो भी हो रहा है, पेनफुल लिम्फ नोड्स भी हो जाते हैं। तो ये भी देखा गया इस बार कंजंक्टिवाइटिस के केसेस में। तो अगर हम अब आए एपिडेमिक वायरल कंजंक्टिवाइटिस पे, तो एपिडेमिक वायरल कंजंक्टिवाइटिस जो था वो बेसिकली दो फेज में आता है। एक फेज होता है इन्फेक्टिव फेज। इन्फेक्टिव फेज मतलब कि जिस फेज में इन्फेक्शन एक से दूसरे को फैल सकता है। और दूसरा फेज होता है इन्फ्लेमेटरी फेज। इन्फ्लेमेटरी फेज कहते हैं उसको, जिसमें सूजन आ जाती है आंखों के अंदर। तो जो इन्फेक्टिव फेज होता है वो शुरू के 5 से 10 दिन होता है। किसी किसी को हल्का हल्का फॉर्म ऑफ कंजक्टिवाइटिस होता है तो वो 3 4 दिन 5 दिन में ठीक होके इन्फेक्टिव फेज भी खत्म हो जाता है। इन्फेक्टिव फेज खराब उस टाइम होता है क्योंकि उससे दूसरों को उस दिनों में एक से दूसरे को लग सकता है। और इन्फ्लेमेटरी फेज, वो सूजन आ जाती है, वो कई बार शुरू से तो आती ही है, लेकिन कई बार वो लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड भी रहती है, आजकल बहुत दिनों तक भी चलती है वो। तो ख्याल ये रखना होता है कि जिनको एक बार इन्फेक्शन हो गया, वो 2 से 3 हफ्ते तक भी इन्फेक्टिव फेज में रह सकते हैं, और इन्फेक्शन एक से दूसरे तक फैला सकते हैं। तो कैसे फैलता है ये इन्फेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि हमारा इसमें मेन तवज्जो इसमें हम लोग यही देते थे, पेशेंट्स को भी ये बोलते थे कि देखिए अब आपको तो हो गया, आप कोशिश ये करें कि आपसे दूसरों को ना लगे। तो पहला जो है वो पर्सनल कांटेक्ट। जैसे अक्सर बच्चों को अगर जैसे हो जा रहा था, तो माएँ बच नहीं पा रही थी कि माँ को फीड भी कराना है, माँ को बच्चों को हैंडल भी करना है, तो पर्सनल कांटेक्ट से स्प्रेड हो रहा था। तो आमतौर से जो होता था कि बच्चों को एक बार हुआ, नेक्स्ट डे माँ भी को भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता था, क्योंकि पर्सनल कांटेक्ट अवॉइड नहीं कर सकते। तो दूसरा जो है, जो कांटेक्ट का एक तरीका है, वो फोमाइट्स हैं। फोमाइट्स मतलब कि वो चीज़ें हैं जो शेयर कर हो जाती हैं, या टच से जो जो चीज़ें फैलती हैं। इसका मैं मिसाल देता हूँ कि आमतौर से इस तरह से फैलता है ये, कि कंजक्टिवाइटिस हुआ, आँख से पानी, जो सिम्टम्स मैंने अभी बताए थे, कि पानी आना शुरू हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है, खुजली होती है। तो सबसे पहले रिएक्शन एक 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 सबसे पहले एक वो होता है, रिफ्लेक्स होता है, कि जैसे ही ऐसा होता है तो फौरन आँख पे हाथ जाता है, और आँख से फिर वो पोंछता है आदमी, आँख से उसको मलता भी है और रगड़ता भी है, और पूरा जो पानी और गीजड़ जो आँख में हो रहा होता है वो हाथ पे लग जाता है। अब वही हाथ, अब जहाँ जहाँ वो लेके जाएगा और जहाँ जहाँ वो उसको टच करेगा, वहाँ वहाँ से स्प्रेड होगा। तो स्प्रेड जो है वो फोमाइट्स के जरिए होता है। मतलब कि वो चीज़ जैसे आँख पे आपने हाथ टच कर लिया, अब वो हाथ मान लीजिए जाके आपने पिलो पे लगा दिया, या उससे आपने रुमाल पकड़ लिया, या आपने चेयर को के हैंडल पकड़ लिया। अब कोई दूसरा आया, उसने भी उस चेयर पे, उस हैंडल पे पकड़ा, और फिर उसी हाथ को आँख में लगा दिया, तो वो उसके ज़रिए उसको भी हो जाएगा। दूसरी चीज़ें जो आमतौर से जो जिससे शेयर करने से स्प्रेड हो रहा था ये इन्फेक्शन, वो थे जैसे कि जो पर्सनल
जो चीज़ें हैं जिससे आँख पे खास तौर से और हाथ पे टच होते हैं, जैसे रुमाल, टॉवल, तकिए, तकिए कवर, बेडशीट्स। स्विमिंग पूल्स में बारिश का मौसम था, लोग खूब फार्म हाउसेस जा रहे थे, स्विमिंग पूल्स शेयर कर रहे थे। तो स्विमिंग पूल्स, नदी तालाब वगैरह ये भी एक बहुत कॉमन जरिया था जिससे कि ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हुआ है एक से दूसरे को। तो ये सब चीज़ों को जो है, ये इस सब चीज़ों ने बहुत स्प्रेड करने में इसको हेल्प करी। और होता क्या था कि एक बच्चे को या एक घर में किसी एक को ये इन्फेक्शन होता था, और पता चला कि 3-4 दिन के वक्त में सारे घर वाले इन्वॉल्व हो जाते थे। वजह इसकी यही थी कि हाथों से जो जहाँ जहाँ वो हाथ लगाता था मरीज़, वो सब पूरे घर में फैला देता था, और जहाँ जहाँ वो फैला पूरे घर में, वहाँ से सब घर वालों को भी हो गया। और आमतौर से ये भी देखा गया कि कई बार जो लोगों के मेड्स आती हैं या काम करने आती हैं, उनको इन्फेक्शन हुआ, अब वो अपने इन्फेक्शन घर में लेके आई, फिर उन्होंने किचन के ज़रिए फिर और दूसरी जगह फैलाया, वह इस तरह से एक से दूसरे को लगा। तो ये मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन हैं, आमतौर से फोमाइड बेस्ड ही हैं। अ, अच्छा, बारिश के सीज़न में क्यों होता है? ये एक एक कुछ लोगों ने सवाल मुझसे पूछा था कि सब बारिश के ही सीज़न में क्यों होता है साहब, दूसरे सीज़न में क्यों नहीं होता? वजह ऐसा नहीं है कि दूसरे सीज़न में नहीं होता, लेकिन एपिडेमिक वायरल कंजक्टिवाइटिस जो होता है, जो इस तरह से स्प्रेड होता है, ये वाला जो है आमतौर से इसलिए रेनी सीज़न में ज़्यादा फेवरेबल मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन होता है इसके अंदर, इसमें क्योंकि गर्मी भी हो रही होती है, ह्यूमिडिटी भी हो रही होती है, नमी भी हो, सारे जो फैक्टर्स हैं ये इसको फेवर करते हैं इसके ट्रांसमिशन को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेनी सीजन में ही होता है, लेकिन रेनी सीजन में स्प्रेड ज़्यादा होता है, और और क्योंकि उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है, एक अच्छा फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिल जाता है जिस अब आते हैं हम बिल्कुल फाइनल उमर वाले स्टेज पे। उमर 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 भाई, एक इस रिक्वेस्ट ये है बीमारी कि के शॉर्ट एक बार रिमाइंडर कर देता हूँ। ये खैर इससे अभी बहुत से लोग गुजरे होंगे, मुझे यकीनन, अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था ये, तो इसके थ्रू बहुत लोगों को तकलीफ हुई होगी, रेडनेस की, पेन की, दर्द की, इरिटेशन, खुजली वगैरह होना, पानी आना, गीजड़ आना आँख में, चुभना, कुछ ऐसा लगना कि जैसे आँख में कंकर पड़े हुए हों, हल्की सी धूप में, लाइट में चमक जैसी ज़्यादा लगना, और थोड़ी देर के लिए वक्ती तौर पे आँख के निगाह का ब्लर ब्लर हो जाना। और ज़्यादा सिवियर फॉर्म में देखा गया कि आँख में स्वेलिंग सी आ जाती है, आँख फूल जाती है, रेडनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जैसे खून वाला जम जाता है, हेमरेजेस हो जाते हैं डेवलप, जाले बन जाते हैं, मेम्ब्रेन्स बन जाती हैं, और बहुत ज़्यादा लिड पे, पलक पे स्वेलिंग आने लगती है। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एपिडेमिक वायरल कंजक्टिवाइटिस, जिसमें सिवियरिटी इस बार ज़्यादा देखी गई, मतलब कि बहुत ज़्यादा शिद्दत भी देखी गई, जिसकी वजह से आँख में का छोटा हो जाना, आँख पूरी सूज जाना, और तकलीफ दे, पेनफुल बहुत रहा। मतलब इस बार जो एपिडेमिक, आमतौर से जो कंजक्टिवाइटिस होते थे वो इतनी तकलीफ दे नहीं होते थे, डिस्कम्फर्ट कहते थे हम लोग कि इसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, मतलब कंफर्टेबल नहीं होता था पेशेंट, लेकिन इस बार पेन बहुत हुआ, दर्द हो रहा था, बाकायदा इतना तकलीफ होती थी कि कई बार हमें टैबलेट्स भी प्रिस्क्राइब करनी पड़ती थी। तो इस बार का जो एपिडेमिक वायरल कंजक्टिवाइटिस था, एक तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ, दूसरी बात यह है कि उसमें जो उसकी शिद्दत थी, जो उसकी सिवियरिटी थी, वो ज़्यादा थी। मे बी एक रीज़न ये भी रहा होगा कि शायद कोविड की वजह से थोड़ा सा इम्यूनिटी डाउन हुई सबकी, कुछ ना कुछ एक वजह वो भी रह सकती है, या कुछ लोग कह रहे हैं कि कोविड वैक्सीनेशन की वजह से भी थोड़ी सी इम्यूनिटी कम हुई है। बहरहाल ये तो एक सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च है, लेकिन इस बार का ये, इस पे यकीनन ये कह सकता हूँ कि इस बार जो है थोड़ी शिद्दत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा शिद्दत से कभी भी हमने वायरल एपिडेमिक कंजक्टिवाइटिस, मैंने अपने 20-25 साल के जो ऑफ्थल्मोलॉजी के मेरा एक्सपीरियंस है उसमें इतने शिद्दत से, इतना ज़्यादा सिवियरिटी वाला नहीं देखा जो जिस तरह से इस बार के इस सीज़न में रहा। बहरहाल तो मैंने कहा था कि इस बार ये भी रहा कि वायरल कंजक्टिवाइटिस के साथ साथ वायरल फीवर, वायरल कफ एंड कोल्ड भी रहा, और सोर थ्रोट के साथ भी आया ये, और कई लोगों के अंदर लूज मोशन भी देखे गए। तो इस तरह के किस प्रोड्रोमल सिम्टम्स के साथ, वायरल इन्फेक्शंस के साथ भी ये कंजक्टिवाइटिस एसोसिएटेड रहा। जैसे मैंने बताया कि इसके दो फेसेस रहते हैं, एक इन्फेक्टिव फेस जो कि 5 दिन से कम भी रहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 हफ्ते तक भी जा सकता है, और एक इन्फ्लेमेटरी फेज होता है जो कि थोड़ा सा लंबा जाता है। ये इस पर मैं वापस आऊँगा जब मैं ट्रीटमेंट के बारे में बताऊँगा। दूसरी बात ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट इसमें था ये कि ये ट्रांसमिशन इस मौसम में बहुत फेवरेबल मौसम रहता है, क्योंकि हॉट एंड ह्यूमिड होता है, बहुत गर्मी भी रहती है, नमी भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसलिए इसलिए ये बीमारी, ये इन्फेक्शन जो है इस मौसम में ज़्यादा स्प्रेड होता है।
तो जैसे मैंने कहा कि ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस बारिश के सीज़न में ही आता है ये कंजंक्टिवाइटिस, लेकिन आमतौर से इस मौसम में उसकी जो ट्रांसमिशन है वो बढ़ जाती है, एक से दूसरे को लगना जो है वो चीज़ बढ़ जाती है, और वो फिर स्प्रेड होती है और वो एपिडेमिक फॉर्म ले लेती है। बल्कि इस बार तो पैंडेमिक फॉर्म लिया, क्योंकि इसने अब तकरीबन तकरीबन पूरे कंट्री को इन्वॉल्व करा। और एक ही साथ जो है मेरे पास पंजाब, हिमाचल से भी कई फ़ोन आए, इवन महाराष्ट्र, साउथ इंडिया, आंध्रा, इधर से भी पता चला कि यहाँ भी इन्फेक्शंस फैले हुए हैं। और फिर हमारी सोसाइटी जो है ऑल इंडिया ऑफ्थेल्मिक सोसाइटी, उसके ज़रिए इसको डिक्लेयर करा गया कि ये पूरे नेशन में एपिडेमिक की तरह फैल गया है, और इस पे एडवाइजरीज भी इशू हुई फिर। बहरहाल इसको उसका फैलने का जो सबसे कॉमन जो मोड है वो बेसिकली पर्सनल कांटेक्ट है, लेकिन उसके अलावा फोमाइट्स फोमाइट्स उन्हें कहते हैं जो चीज़ हम लोग हाथों से और एक दूसरे से शेयर करते हैं और जिसके ज़रिए वो एक से दूसरे को लग सकता है। तो आमतौर से जो जो स्प्रेड करने वाली चीज़ें हैं वो घर में वही होती हैं कि टॉवल्स होती हैं, रुमाल होते हैं, तकिए तकिए कवर, बेडशीट्स वगैरह होते हैं। और जो कॉमन जगहों पे इस तरह के स्विमिंग पूल्स या तालाब, नदी तालाब होते हैं, जहाँ पे आजकल खासतौर से इस सीज़न में भोपाल के लोगों को बहुत शौक है बाहर घूमने का और फार्म हाउसेस जाने का, तो वहाँ पे जाके और मज़ीद ये स्प्रेड हुआ। तो और सबसे ज़्यादा जो कॉमन व्हीकल ऑफ ट्रांसमिशन है वो हाथ और फिंगर्स हैं, तो इसीलिए अब इसका ट्रीटमेंट भी जो है वो इसी के अराउंड रिजॉल्व करता है। अब मैं आता हूँ फाइनल उस पर, ट्रीटमेंट क्या रहता है इसका। तो मैं एक मतलब एक बहुत से लोगों को पता नहीं होगी बात, लेकिन मैं एक बोल्ड स्टेटमेंट यहाँ देने जा रहा हूँ कि अगर आप कुछ भी ना करें, कंजंक्टिवाइटिस को ऐसे ही छोड़ दें, तो बहुत चांस है कि आप अपने आप ही 2-3 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएंगे। तो इट्स ए सेल्फ रिजॉल्विंग कंडीशन, और ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं बॉडी के भी और दूसरे भी जो होते हैं वो ज़्यादातर सेल्फ रिजॉल्विंग ही होते हैं। तो इसलिए ये खुद से ठीक होने वाली बीमारी है, अपने आप आती भी है और अपने आप चली भी जाती है। तो अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट ना भी करें या कुछ भी एक्सपाइजेड ट्रीटमेंट कर भी लें तो भी अपने आप ठीक तो हो जाएंगे आप 2 से 3 हफ्ते के अंदर। लेकिन ये 65% की बात कर रहा हूँ, बाकी 30-35% ऐसे हो सकते हैं कि जो फिर कॉम्प्लिकेशंस में चले जाएं, जो प्रॉब्लम में चले जाएं। तो ये बहुत से लोगों को पता नहीं है कि ये सेल्फ रिजॉल्विंग एक बीमारी है, जो आमतौर से ज़्यादातर वायरल बीमारियां होती हैं वो सेल्फ रिजॉल्व हो जाती हैं खुद से अपने आप से 2-3 हफ्ते के अंदर, अपने आप, बिना यानी कोई प्रॉब्लम के। 65% ऑफ द पेशेंट वुड बी नॉर्मल। बट द एम ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब हमारा मकसद ट्रीटमेंट का ये होता है कि एक से दूसरे को ना लगे, ताकि ये और लोगों को तकलीफ ना पहुंचाए और दूसरों लोगों को प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, जाहिर सी बात है, एक ये होता है कि भाई जब तक आपको ये इस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं तब तक आप नॉर्मल नहीं बैठ सकते, तब तक आप नॉर्मल बिहेव भी नहीं कर सकते, और बड़ा मुश्किल होता है इवन सोशल गैदरिंग्स में जाना या कुछ भी काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो द एम ऑफ ट्रीटमेंट इज सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑल्सो। तो तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट एम होता है वो होता है कि कॉम्प्लिकेशंस में ना जाए, मतलब ऐसा ना हो कि फिर इससे कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं जैसे कि निगाह में, विजन में असर करती हैं या विजन को ख़राब करती हैं, और विजन थ्रेटनिंग भी होती हैं। कुछ मेम्ब्रेन्स ऐसे हो जाते हैं जो परमानेंट हो जाते हैं, वो फिर आगे जाके हमेशा के लिए तकलीफ बन जाते हैं, या फिर क्रॉनिक स्टेज में चली जाती है कंजंक्टिविटिस, फिर ये हमेशा होती रहती है और या फिर पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती। तो ये रेयर होता है लेकिन होता है। तो हमारा मकसद इलाज का यही यही तीन होते हैं कि दूसरों को ना लगे, और जिसको हुआ है उसको थोड़ा सा आराम मिल जाए, और तीसरी चीज़ ये कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो अब इसमें ट्रीटमेंट के क्या क्या रोल्स हैं, तो मैं एक एक डिबेट ये भी था कि साहब इसमें गर्म सिकाई करें कि ठंडी सिकाई करें। बहरहाल इसमें मैं बता देता हूँ कि इसमें ठंडी सिकाई करनी चाहिए। ठंडी सिकाई इस वजह की वजह ये है कि उससे जो कंजेशन होता है, कंजेशन मतलब कि जो ब्लड वेसल्स इतने भर जाते हैं और दिखने लगते हैं, वो ठंडी सिकाई से वो डीकंजेस्ट होते हैं। तो डी ठंडी सिकाई से डीकंजेशन भी होता है, जो सुर्खी है वो भी कम होती है। उसकी वजह से, कंजेशन की वजह से वाटरिंग और डिस्चार्ज होता है तो वो भी कम होता है। और आमतौर से जो पेन वगैरह होता है वो भी कोल्ड कंप्रेसेस से काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो हॉट कंप्रेसेस इसमें असरदार नहीं होते। कोल्ड कंप्रेसेस, ठंडी सिकाई ज़्यादा असरदार रहती है। दूसरा, जैसे मैंने अभी जिक्र करा कि हैंड हाइजीन का बहुत बड़ा रोल है। हाथ की सफाई रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इन्फेक्टेड पर्सन है, या तो वो अपने हाथ सैनिटाइज करता रहे या मुस्तकिल उसको हर थोड़ी देर में जब भी हाथ आँख को टच करे तो फ़ौरन साबुन से, पानी से धो ले। आई ड्रॉप्स जो दी जाती हैं इसमें बहुत कई तरह की होती हैं। एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स जो सबसे ज़्यादा कॉमनली दी जाती हैं, हालांकि ये जब मैं अभी जिक्र कर चुका हूँ, ये बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस नहीं है, एंटीबायोटिक इज अगेंस्ट द बैक्टीरिया। तो ये
एंटीबायोटिक का सिर्फ इतना रोल होता है कि वो प्रोफाइलेक्टिक मतलब कि हम प्रिवेंट करना चाहते हैं कि इसमें इन्फेक्शन ना हो, बैक्टीरियल भी। वायरल इन्फेक्शन तो हो ही जाएगा ठीक, वो तो वैसे भी क्या नाम है, सेल्फ रिजॉल्विंग है, खुद से ही ठीक होने वाला है। लेकिन एंटीबायोटिक आई ड्रॉप इसलिए दी जाती है ताकि इसमें सुपर इम्पोज या उसके ऊपर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि आप बार 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 मुस्तकिल हाथ तो जा ही रहा है, वो गंदे हाथ जा रहे हैं बार बार आँख में, तो बहुत इम्कान इस बात का है कि इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाए। तो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप इज नॉट अ ट्रीटमेंट बट इट्स अ प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट। प्रोफाइलिक मतलब बेसिकली उसको इसलिए दी जाता है ताकि और मजीद इसमें इन्फेक्शन बैक्टीरिया का ना हो। वायरल इन्फेक्शन जो है वो सेल्फ रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बहुत होता है, तो हम लोग इसलिए उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी भी ड्रॉप्स देते हैं। लुब्रिकेंट्स दिए जाते हैं जो कि सूदिंग इफेक्ट देते हैं, मतलब आँख को ठंडक देते हैं, आँख को जो चुभना गड़ना ये सब चीज़ें कम कर देते हैं, तो लुब्रिकेंट्स भी दिए जा सकते हैं। स्टेरॉइड्स का रोल कंट्रोवर्शियल है, बहुत कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि मैं इस पे अभी आगे भी समरी में भी बताऊंगा इसमें कि स्टेरॉइड जो है इनिशियल फेज में कभी नहीं देना चाहिए। वजह इसकी ये है कि स्टेरॉइड थोड़ा सा इम्यूनिटी को कम करता है, और इम्यूनिटी जब कम करता है तो और वायरल लोड बढ़ जाता है। तो जो इम्यूनिटी मतलब ये होता है कि बॉडी की खुद की अपनी ताकत इन्फेक्शन से लड़ने की, जब आप स्टेरॉइड दे रहे हैं तो आप उसकी उस ताकत को थोड़ा कम कर रहे हैं, तो वो जो वायरल लोड है वो और बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी इसको फाइट बैक नहीं कर रही है। तो स्टेरॉइड का शुरू में देना बिल्कुल ही मुनासिब नहीं है। मैं इसलिए कभी भी मैंने शुरू के फेज़ में, जो फर्स्ट फेज़ इन्फेक्टिव फेज़, उसमें नहीं देते स्टेरॉइड। लेकिन हाँ, अगर इन्फ्लेमेटरी फेज़ आता है, जब एक बार आपका इन्फेक्टिव वाला फेज़ चला जाता है और इन्फ्लेमेशन वाला पार्ट, सूजन वाला पार्ट, तब हम स्टेरॉइड्स उसमें काम करती हैं। तो इनिशियल उसमें रोल नहीं है स्टेरॉइड्स का, लेकिन बाद के हिस्से में रोल है। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि बहुत से ऐसे केमिस्ट थे, बहुत से ऐसे लोग थे जो धड़ल्ले से विजन थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट्स भी हैं। ऐसे साइड इफेक्ट्स भी हैं जिससे कि आदमी की या जब पेशेंट की निगाह जो है वो चली जाती है। तो इसलिए स्टेरॉइड्स को इनिशियली अवॉइड करना चाहिए, बल्कि स्टेरॉइड्स को बहुत जुडिशियस यूज़ होना चाहिए, जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए, मतलब सोच समझ के देना चाहिए। ऐसे ओवर द मेहर भाई आप खुद म्यूट हो गए हैं, आप सेल्फ म्यूट हो गए। आपका स्क्रीन भी अनशेयर हो गया। हेलो, अब मेरी आवाज़ आ रही? जी अब ठीक है, अब ठीक है। हेलो, जी जी। जी जी, आवाज आ रही मैं है उमर कंटिन्यू भाई। करूं? जी जी। तो मैं यहाँ पे था कि आई ड्रॉप्स के रोल बता रहा था। तो स्टेरॉइड्स का रोल बहुत कंट्रोवर्शियल भी है और बहुत ही जुडिशियस यूज़ उसका होना चाहिए, तो इसलिए उसको ऐसे बेवजह मतलब बगैर सोचे समझे उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसको कोशिश ये करना चाहिए कि स्टेरॉइड जो है किसी मेडिकल प्रोफेशनल के थ्रू ही लिया जाए, खुद से कभी भी सेल्फ मेडिकेट ना करें, क्योंकि स्टेरॉइड से हमने खुद अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कई लोगों को अंधा होते हुए देखा है कंजक्ट स्टेरॉइड्स के ज़रिए। तो इसलिए बहुत बहुत ही इसे सोच समझ के लें। दूसरी बात यह है कि ब्लैक गॉगल्स, तो मैं ब्लैक गॉगल्स का से पहले मैं मिथ्स पे आ जाता हूँ। मिथ्स पहले बता देता हूँ क्या है कंजक्टिवाइटिस। सबसे बड़ी मिथ जो है वो कंजक्टिवाइटिस की ये है कि साहब ये देखने से फैलता है। तो ये इतनी ज़्यादा कॉमन है कि मेरे पास जो पेशेंट आते थे तो वो नज़री नीचे करके आते थे। तो मैंने कहा भाई आप सामने देखिए, तो कहते थे सामने सर डॉक्टर साहब मैं आपको देख लूँगा तो आपको नहीं हो जाएगा। मैंने कहा साहब मैं तो सुबह शाम से यही देख रहा हूँ, मुझे तो नहीं हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं आराम से। तो बहरा एक ये बहुत बड़ी मिथ है जो सोसाइटी में फैली हुई है कि ये देखने से एक एक से दूसरे को देखने से स्प्रेड होता है। ऐसा कतई नहीं होता, देखने से कहीं बिल्कुल नहीं होता। ये
पर्सनल कांटेक्ट से, क्लोज कांटेक्ट से, और फोमाइट्स मतलब कि टच और हाथ से जो लगने वाली चीज़ें हैं, या जो आंख में से डिस्चार्ज जो है जहाँ जहाँ वो स्प्रेड हो रहा है, उन चीज़ों से स्प्रेड होता है। ये बिल्कुल देखने देखने से बिल्कुल नहीं होता। और इसको ये एक बहुत बड़ा मिथ है। ब्लैक गॉगल लगाने की वजह भी जो है, जो लोग ब्लैक गॉगल लगा के घूम रहे होते हैं, उनकी वजह भी ये कहते हैं कि साहब हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि दूसरों को ना लगे। तो ये गलत है। ब्लैक गॉगल का सिर्फ और सिर्फ मकसद, जो मेडिकल मकसद है, वो ये है कि जो मैंने बताया था कि इसमें एक सिम्टम होता है कि ग्लेयर और फोटोफोबिया होता है। फ्लो मतलब कि जो लाइट्स में जब जाने से थोड़ी आंख में चुभन, थोड़ी सी जो है आंख में डिस्कम्फर्ट, और थोड़ी सी वो लाइट जो है वो चुभती है। तो ब्लैक गॉगल्स लगाने से थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कॉस्मेटिक है, कि सुर्ख आंखें लेके इधर उधर घूमने से क्या होता है, सबकी नज़रें जाती हैं कि अरे साहब ये क्या हो गया। तो वो एक कॉस्मेटिक भी होता है, चलो वो छुप जाती हैं और वो दिखती नहीं है फिर। लेकिन कतई इसका कोई वो रोल नहीं है स्प्रेड को रोकने से, है ना। स्प्रेड तो बिल्कुल ही नहीं रोकता, बल्कि उल्टा वो गॉगल जहां आप रखेंगे और कोई और टच कर लेगा, तो हाँ उस गॉगल को टच करने से ज़रूर जो है इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। लेकिन गॉगल्स लगाने से जो है स्प्रेड रुक जाए, ये नहीं होता। और अगर ऐसा होता है तो सारे आई आई हॉस्पिटल्स, आई क्लिनिक्स जो हैं वो पहले दिन ही एपिडेमिक स्टार्ट होते ही बंद हो जाते हैं कि सब सबको हो गया वो देखने से। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब देखने से नहीं होता। ये पहली मिथ जो ब्रेक करना चाहता हूँ वो यही है कि इट डजेंट स्प्रेड बाय लुकिंग इनटू ईच अदर्स आई। वो ऐसा कतई नहीं है, नहीं तो सारे आई केयर प्रोफेशनल्स जो हैं पहले दिन ही इन्वॉल्व हो जाएं और फिर कोई देखने वाला ही ना बचे, है ना। दूसरी बात ये है कि जो स्प्रेड होता है वो मैंने लिस्ट पूरी गिना दी, और उसको उसका ख्याल रखना होता है ताकि ट्रांसमिशन ना हो। अ, अब मैं थोड़ा सा समरी पे आ जाता हूँ, फिर वी कैन टेक क्वेश्चंस। तो मैंने जैसे कहा कि इसके ट्रीटमेंट की समरी यही है शुरू में, कि शुरू के 4-5 दिन जो है एहतियात बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि शुरू के 4-5 दिन बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव होता है ये, और बहुत तेज़ स्प्रेड होता है। तो सबसे पहले ये कि अपना ऑफिस, अपना स्कूल वगैरह छोड़ के घर पे रहें। यहाँ तक मैंने लोगों को ये भी एडवाइस करा है कि आप नमाज जमात से ना पढ़ें, आप घर में पढ़ें, इसकी इजाज़त होती है। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा कि मसाजिद के अंदर भी जो है वो इन्फेक्शन को लेके आगे आ रहे थे, और फिर वहाँ से दूसरों को लग रहा था। तो ऐसे में इजाज़त होती है इस तरह के इन्फेक्टिव अगर केसेस होते हैं, या जो है स्प्रेड को रोकें, और आप अपने घर में रहें। आपको ना जाने में ज़्यादा सवाब मिलेगा, बल्कि जाने के बजाय। तो ये थोड़ा सा हमारे यहाँ इसके बारे में मिसकंसेप्शन भी है, और लोगों को पता नहीं है बात। बहरहाल तो मैं कोशिश करता था कि एजुकेट करने को लोगों को, कि आप ज़्यादा लोगों में ना घुले मिलें और अपने घर पे आराम करें। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि क्योंकि ये हाथ उसके बाद फिर उसको हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू कर सकते हैं। तो कि सबसे पहले जो है घर पे रहना है, अपने जो सोशल गैदरिंग्स को में ना जाएं। और हैंड हाइजीन, हाथ की सफाई बहुत इम्पोर्टेंट है। अपना तकिया, तौलिया, रुमाल, चादर, बिस्तर, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से स्प्रेड हो सकती है, जहाँ भी आई के वाट जो आई की सिक्रीशंस हैं वो जाती हैं, लग सकती हैं, और जिसके ज़रिए फैल सकता है, उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। जो मैंने कहा था, एंटीबायोटिक और ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट हम लोग ले देते हैं तो प्रोफाइलेक्टिकली देते हैं। एनएसएड मतलब कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होती हैं, जो ड्रॉप के फॉर्म में होती हैं, वो पेन और रिलीफ, उसको दर्द के लिए और सूजन के लिए देते हैं। ठंडी पट्टियाँ, इसमें बहुत अहम किरदार होता है, इनका बहुत अहम रोल होता है। उसमें ठंडी सिकाई से पेन भी कम होता है, रेडनेस भी कम होती है, स्वेलिंग भी उतरती है। और जितना ज़्यादा करते हैं इससे ठंडी पट्टियाँ, उतना ज़्यादा इसको बेनिफिट मिलता है। 5 दिन के बाद हम लोग रीअसेस करते हैं। आमतौर से ज़्यादातर 60 to 70% लोग तो 4-5 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको 5 दिन के बाद भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। उन लोगों में स्टेरॉयड की ज़रूरत पड़ती है। सब में ज़रूरत नहीं पड़ती। सब में अगर इस्तेमाल करने लगेंगे तो ये बीमारी बजाय ठीक होने के और प्रोलॉन्ग हो जाती है, क्योंकि हम इम्यूनिटी को कम कर रहे हैं। इम्यूनिटी कम करने से तो जो है वो बीमारी जो 4-5 दिन में ठीक होने वाली थी, वो फिर आपकी हफ्ता 10 दिन 12 दिन फिर चलेगी। तो इसलिए स्टेरॉइड का रोल जो है वो 5 दिन के बाद भी अगर रिलीफ ना हो और सिम्टम्स और साइंस परसिस्ट करते हैं, तो फिर दिया जाता है, जो कि फिर 2 हफ्ते के
टाइम तक चलती हैं, ये 2 हफ्ते या ज़्यादा, कई बार 4 हफ्ते। बहुत रेयर केसेस में 100 में से 1-2 केसेस ऐसे भी हैं जो बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन वाले फेज में चले जाते हैं, और उनको कई बार ऐसा भी होता है कि 6-6 महीने तक इम्यूनोमॉड्यूलेटर वाली ड्रॉप्स दी जाती हैं या इम्यूनोमॉड्यूलेटर दवाएं दी जाती हैं, जिससे कि ये इन्फेक्शन को कंट्रोल, जो क्रॉनिक स्टेज में चले जाते हैं या जो बहुत ज़्यादा, ये लेकिन बहुत रेयर है। 100 में से 1-2 लोग ऐसे होते हैं जिनको ये बीमारी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और बहुत मुश्किल से ठीक होती है। लेकिन आमतौर से 99-98% जो है वो विदिन 2 to 3 वीक्स ठीक हो जाते हैं, और बल्कि 60 to 65% तो विदिन फर्स्ट 5 डेज ही ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए इसको बहुत समझदारी से इसको ट्रीट करना है। मेन जो मेरा टेक होम मैसेज है वो यही है कि इसके बारे में जो मिथ है वो ब्रेक करना था कि ये देखने से स्प्रेड नहीं होता। दूसरा, ये हाथों को साफ रखना और क्लोज कांटेक्ट अवॉइड करना इसका इलाज का एक हिस्सा है। और तीसरी बात ये कि इसको सही तरीके से इसके बारे में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उसको सही तरीके से इसका इलाज किया जाए और उसको स्प्रेड होने से रोका जाए। थैंक यू सो मच। सॉरी इतने सारे इंटरप्शंस बीच बीच में हुए, मुझे लगता है बीच में मेरे भी कुछ शायद यहाँ पे इंटरनेट के सिग्नल्स का कोई इशू था, तो इस वजह से बीच में ब्रेक हो गया था। अदरवाइज मैं कोई क्वेश्चन आंसर ज़रूर मैं लेने को तैयार हूँ, और वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस जो बीच में आप लोगों को मिली। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया उमर भाई इतने अच्छे इंटरेक्शन लेक्चर के लिए, जिससे मुझे उम्मीद है कि सारे लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिली। और मुझे नहीं लगता ऐसा कि लेट हुआ है, क्योंकि लेट इसलिए कि ये ऐसा इन्फेक्शन है जो हर 2-3 साल के बाद आता ही है। तो ये जानकारी हमें अगले सालों के लिए ज़रूर बहुत फायदेमंद होगी। जब भी ऐसा इन्फेक्शन होगा तो ये लेक्चर बिल्कुल टाइम पे अपने हुआ है, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने इतने अच्छे लेक्चर डिलीवर किया। और ये अब सेशन अब ओपन है, जो लोग भी अपने डाउट ये क्लियर करना चाहें या कुछ और पूछना चाहें उमर भाई से, वो वेलकम है। उमर भाई, एक सवाल था कि ये वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल है, और दूसरी बात ये नहीं, कि इसका टोटल इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 21 दिन या कितना है, और तीसरा एक बहुत ही आम तौर पे जो हम लोग गुलाब जल या आईटोन जो एक आयुर्वेदिक ड्रॉप्स आते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, वो कहाँ तक मुनासिब है? ये 3 बातें। तस्लीम भाई की आवाज़ आ नहीं रही। मैं पहले दो दो सवाल तो समझ में आ गए थे मुझे कि पहली बात तो ये कि हम इसको शुरू से ही वायरल लेके चल रहे हैं। मैंने वायरसेस भी बताए कौन कौन से हैं और कौन से बैक्टीरियल तो कतई नहीं है। मैंने यही कहा था कि इसमें एंटीबायोटिक का रोल भी जो है वो प्रोफाइलैक्टिक है, ना कि उसको ट्रीटमेंट है। जो एंटीबायोटिक वो है वो इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, बिकॉज ये वायरल इन्फेक्शन है और ये सेल्फ रिजॉल्विंग है। तो बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स जो है सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करते हैं, ये वायरस के अगेंस्ट फाइट नहीं करते। कोई एंटीवायरल एजेंट नहीं आता इसके लिए। इसको बस, इसका मैंने कहा था ना, मकसद ट्रीटमेंट का सिर्फ 3 ही है: स्प्रेड, इसका स्प्रेड को रोकना, और इसके सिम्टोमेटिकली रिलीफ देना, और तीसरा तीसरा है कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करना। तो इसमें ये वायरल इन्फेक्शन है, और ये वायरल मोस्ट कॉमन जो वायरस जो जो जिसकी वजह से ये होता है वो एक डीएनए वायरस है, जिसका नाम है एडिनो वायरस। और एडिनो वायरस मोस्टली एपिडेमिक कंजंक्टिवाइटिस मोस्टली एडिनो वायरस के ही होते हैं, और ये सेल्फ रिजॉल्विंग है जैसे मैंने बताया। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड तकरीबन 10 से 15 दिन का होता है, और इसलिए जो है 2 to 3 वीक्स जो है उसको थोड़ा सा इसमें स्प्रेड होने के इसके इम्कान होते हैं। तो ये 2 सवाल तो मुझे समझ आया। तीसरे सवाल जो है वो तीसरा आपकी सवाल आवाज़ ब्रेक होने लगी थी। जी उमर भाई मैं बताता आईटोन हूँ। या अक्सर लोग गुलाब जल का इस्तेमाल करते हैं, वो कहाँ मैंने तक कहा ना मुनासिब है? मैंने कहा ना कि सेल्फ रिजॉल्विंग है। आप कुछ भी ना डालें, पानी से भी धोते रहेंगे तो भी 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाएगी। तो मकसद इसका, ये वायरल इन्फेक्शन है तो ये सेल्फ रिजॉल्विंग है। 65% मैंने डाटा दिया था, 65% ऑफ द पेशेंट्स
कुछ भी ना करें, घर में बैठे रहें ऐसे ही, तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। बस इसमें प्रॉब्लम आती है जो 30-35% पेशेंट्स में, जिनमें ये कॉम्प्लिकेशंस का रूप अख्तियार कर सकता है। लेकिन वो मेजॉरिटी में नहीं है, वो माइनॉरिटी में है इस तरह का चीज़। और इसमें अगर आप गुलाब जल भी डाल लेंगे कोई, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं, वो तो वैसे भी ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना, पानी भी डाल लेंगे तो भी ठीक हो जाएगा। बहुत से लोग जो हैं आब जमजम डाल लेते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं उनको डिस्करेज भी नहीं करता हूँ, क्योंकि इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। और कई बार जो है वो साइकोलॉजिकली भी आदमी ठीक हो जाता है इन सब चीज़ों से, कोई मसला नहीं है, कोई नुकसान नहीं करता है, ना गुलाब जल ना आबी जमजम, बल्कि फ़ायदा ही हो सकता है कोई। और ये अगर कुछ भी, मैंने कहा कि नॉर्मल टैप वाटर से भी धोते रहेंगे तब भी 2-3 हफ्ते के अंदर ही प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन मेरा था उमर भाई, अगर इजाजत हो तो। अ, जी 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 बिल्कुल। जैसे स्टेरॉइड की यूज के बारे में आपने बताया, तो दरअसल ये हम्म। तशवीश भी थी कि स्टेरॉइड का बेजा इस्तेमाल हुआ इस बीच जी जो जी जी बिल्कुल, बिल्कुल बहुत हुआ। epidemic में। तो इसमें ये एक अच्छी चीज आ गई कि शुरू में तो नहीं देना है, अदरवाइज इम्यूनिटी कम हो जाएगी। जी बाद में अलबत्ता जैसे क्रोनिक हो जाए तो दे सकते हैं। जी जी तो मेरा मेरा भी, और बल्कि ये नेशनल गाइडलाइंस भी थे। ठीक। जो ऑल इंडिया ऑफ्थल्मोलॉजी सोसाइटी है, उसकी एक नेशनल गाइडलाइंस भी रिलीज हुई थी, तो उसमें भी ये था कि 5 दिन तक तो आपको, कुछ तो 7 दिन का भी बोलते हैं, कुछ 5 दिन का भी बोलते हैं, लेकिन 5 दिन 7 दिन तो आपको स्टेरॉइड यूज़ नहीं करना है। एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्टिक दे सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी देना होता है ताकि पेन और स्वेलिंग वगैरह कम हो जाए, और ठंडी सिकाई करना होता है, और वेट करना होता है इसको रिजॉल्व होने का। 5 दिन बाद भी रिजॉल्व नहीं होता है, तो आप इन्फेक्टिव वाला फेज जो है वो ख़त्म हो गया और इन्फ्लेमेटरी वाला फेज शुरू हो गया है। अब नाउ, बट उससे पहले ज़रूरत नहीं होती। और मैंने कहा ना, 60 to 70% पेशेंट्स को तो स्टेरॉइड की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ठीक 4-5 दिन में ही ठीक हो जाते हैं। हाँ, अगर नहीं ठीक हो रहे हैं देन वो फिर पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट हो जाता है कि उनको स्टेरॉइड दी जाए, लेकिन नॉट ईच एंड एवरी केस। तो वो बल्कि बजाय उसके कि ठीक करने के, वो और प्रोलॉन्ग कर देता है बीमारी को। वो तो, और जो चीज़ 2-3 दिन के अंदर या 5 दिन में ठीक होने वाली थी, वो 10 से 15 दिन में फिर ठीक होगी। एग्जैक्टली। एक्चुअली हुआ ये, ग्राउंड पे देखें तो ये हुआ कि अगर किसी घर के एक मेंबर को कंजक्टिवाइटिस हो गया तो बाकी मेंबर प्रोफाइलेक्सिस में स्टेरॉइड डाल रहे थे। तो ये बहुत हाँ, वो तो और उल्टा, उससे तो और उल्टा आपने इम्यूनिटी सप्रेस कर दी, तो यू आर इनवाइटिंग द इन्फेक्शन, तो उससे स्प्रेड तो रोकता है। अब बहुत से लोग मेरे पास ये सब भी पूछते हुए आ रहे थे कि साहब, अब बचने के लिए क्या कर रहे हैं, तो कौन सी ड्रॉप, नहीं ये नहीं, बचने के लिए क्या करें, तो अच्छा सवाल था। उनका मैं रीफ्रेज करता हूँ, उनका बचने के लिए कौन सा ड्रॉप डालें, तो उसके लिए कोई जवाब नहीं था मेरे पास कि ड्रॉप से बच नहीं सकते, आप डालते रहें ड्रॉप, लेकिन ड्रॉप से बच नहीं पाएंगे। बचना तो है तो फिर आप अपने हाथों को साफ रखें और अपने हाथ आँख पे न लगाएं, और जिसको हो गया उससे थोड़ा सा, उसकी चीज़ों से और उससे पर्सनली भी आप दूर रहें। ये बचने का सिर्फ यही एक तरीका होता है, आप ड्रॉप्स डाल के बच नहीं सकते। एग्जैक्टली। ट्रांसमिशन को लेकर भी बहुत इश्यूज रहे। ट्रांसमिशन कुछ तो मिथ थे जो आपने क्लियर कर ही दिए, और बहुत हम्म। सारे इश्यूज रहे, लोगों को अंदाजा ही नहीं हुआ कि किस हद तक बचना था उससे। तो हाँ, जो आपने बताया ना, बहुत से, पिंक फिंगर। हाँ बहुत से, वही मैं कह रहा, बहुत से लोग जो मेरे पास भी पेशेंट्स आते थे, तो कुछ ऐसे होते थे जो नजरें नहीं मिलाते थे, कुछ होते थे अपने चश्मे नहीं उतारते थे, तो मैं वही, चश्मा तो उतारो, तो कहना अरे डॉक्टर साहब चश्मा उतारेंगे तो आपको हो जाएगा। मैंने कहा भाई ऐसे नहीं है, मुझे नहीं होगा चश्मे को उतारने से। मैं मेरे पास सैनिटाइजर रखा है, मैं जैसे ही आपको देखूंगा मैं अपने हाथ साफ कर लूंगा, मैं अपने हाथ, आँख में हाथ नहीं लगाऊंगा। ये है तरीका बचने का, हाथ साफ रखना है। हैंड हाइजीन का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, ब्लैक गॉगल का इतना रोल नहीं है जितना का हैंड हाइजीन का है। ब्लैक गॉगल, मैंने कहा दो वजह हैं सिर्फ उसकी इस्तेमाल करने की, एक फोटोफोबिया जो होता है, जिससे मतलब कि धूप से चुभन जो होती है जब कंजक्टिवाइटिस हो रहा होता है, उसको कम करने के लिए। तो दूसरा एक कॉस्मेटिक होता है, ताकि दूसरे लोग आके टोके नहीं, देख के कि अरे साहब आपकी बहुत लाल हो रही हैं आँख, आपकी कैसी आंखें हो रही हैं, तो वो छुप जाती हैं ब्लैक गॉगल के पीछे। तो ये सिर्फ दो रोल्स हैं ब्लैक गॉगल, स्प्रेड रोकने का कोई रोल नहीं है उसका। उमेर भाई, एक सवाल ऐसी मैं पूछना चाह रहा था आपसे, आपको भी शायद अंदाजा हो, बचपन में जब हम लोगों की आंखें आती थी, कंजक्टिवाइटिस होती थी, अक्सर हो जाता था, तो जी, छोटी सी कुछ खरीद करके लाते थे हमारे फादर वगैरह, वो आंख में डालते थे, और वो, हाँ हाँ, हाँ वो वो बेसिकली उस, क्लोरामफेनिकॉल के ऑइंटमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे से, जो छोटे छोटे मिलते हैं। हाँ छोटे छोटे से, वो कोई हर्ज नहीं है, अच्छी चीज़ है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो वही है कि एंटी, वो प्रोफाइलेक्टिक मैंने कहा था ना ऑइंटमेंट,
एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट और ड्रॉप, तो उसी उसी कैटेगरी में आता है वो। उस वक्त भी तो तो ये उस बेसिकली उस वक्त भी तो उसका मतलब एज सच ट्रीटमेंट में तो रोल नहीं रहता होगा, सिर्फ प्रोफेलाक्टिक ही यूज कर पाते होंगे, 6-7 दिन में ठीक हो जाते थे। ट्रीटमेंट में हाँ, कोई रोल नहीं है। लेकिन वो बहुत जी जी पॉपुलर जी, था। ट्रीटमेंट। हाँ नहीं, जैसे बच्चों में मोस्टली ठीक। बैक्टीरियल होता है तो वहाँ रोल आ जाता था उसका, वहां पर वो कामयाब हो जाती थी। हाँ बच्चों में हाँ, नहीं, रोल उसका यही है, प्रोफाइलेक्टिक है। होता क्या है कि प्रोफाइलेक्टिक वायरल तो होता है, लेकिन वायरल कब बैक्टीरियल की शक्ल इख्तियार कर ले पता नहीं चलता है। कुछ पता नहीं तो जी जी। इसलिए बेहतर होता है कि एंटीबायोटिक यूज़ कर लें, ताकि, क्योंकि होता क्या है, जब एक बार वायरल इन्फेक्शन हुआ और मैंने कहा ना चुभना गड़ना सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं, तो इन्वेरिएबली सबसे पहला रिफ्लेक्स ये होता है कि हाथ जाता है आँख में। और हाथ आपका गंदा ही होता है, मतलब हाथ आमतौर से बहुत जगह टच हुआ हुआ होता है, तो वो अब आप बैक्टीरिया भी इंट्रोड्यूस कर रहे हो आँख में, तो फिर वो वायरल के साथ प्लस बैक्टीरियल मिक्स हो जाता है। तो बेहतर है कि एंटीबायोटिक यूज़ कर लेना चाहिए। इसके अगेंस्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी, बल्कि ये गाइडलाइंस के अंदर भी आता है कि एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्टिकली ड्रॉप्स यूज़ करना चाहिए, और ड्रॉप की शक्ल में या ऑइंटमेंट की शक्ल में। वो जो छोटा आप बता रहे हैं वो ऑइंटमेंट ही है। क्लोरामफेनिकॉल एक एंटीबायोटिक है, उसका एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट आता है, वो छोटे छोटे से अभी भी मिलते हैं बाजार में, आप आँख के उस छोटे से मांग के जाएं तो उसको काट के आप आँख में डाल लें, वो ऑइंटमेंट होता है क्लोरामफेनिकॉल का। तो वो अच्छी चीज़ है, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। उसको मैं भी मैं मतलब इसको डिस्करेज भी नहीं करता हूँ, बल्कि कहता हूँ हाँ नहीं अच्छा है, अगर लगा लिया आपने फ़ायदा ही करेगा। तो वो भी बेसिकली प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक वाला पार्ट है उसके अंदर, और वो उसको यूज़ करा जा सकता है, कोई नुकसान नहीं है और फ़ायदा ही करेगा बल्कि। एक चीज और भाई और देखने में आई, जैसे थोड़ा सा जो ड्रॉप थे स्टेरॉइड्स तो खैर नुकसान दे ही रहे थे, बैक्टीरियल एंटी बैक्टीरियल ड्रॉप भी जो जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे थे लोग, 4 घंटे में 2 घंटे में हर घंटे डाल रहे थे, उससे भी इश्यूज हाँ आए थोड़े। हाँ, लेकिन वो इतना हार्मफुल नहीं होता जितना स्टेरॉइड होता है। स्टेरॉइड जो है हाँ वो तो आपकी इम्यूनिटी कम कर रहा है ना, एंटीबायोटिक ठीक है, तो आपने ज़्यादा डाल लिया तो कोई नुकसान, इतना से कोई खास नुकसान नहीं होता। लेकिन स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा नुकसान करता है वो। एक तो इम्यूनिटी कम कर देता है, उसके अलावा विजन थ्रेटनिंग जो उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना, वो बड़े ख़राब हैं, कि आपका प्रेशर आँख का अगर बढ़ गया, या अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया आपने, तो उसमें कैटरेक्ट होने, डेवलप होने के भी चांसेस हैं, फंगल इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हैं। तो उसको थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए, बेहतर रहता है, तो ना तो फिर वो आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस हो उससे मतलब मैं अक्सर पेशेंट्स को भी और कई लोगों को ये समझाता भी था कि स्टेरॉइड को हम तो 10 बार सोच के देते हैं, लेकिन आप बिना सोचे समझे ले लेते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ऐसे मतलब इतना क्यों उस पर लापरवाही करते हैं, क्योंकि हमें जब देने से पहले हम 10 बार सोचते हैं कि दें नहीं दें, है ना, दें तो कितना फ़ायदा होगा, उसको एक कैलकुलेट करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के, कितना इसका बेनिफिट होगा, बेनिफिट और कितना इसका नुकसान हो सकता है। तो वे करते हैं, वजन लेते हैं कि भाई कौन सी चीज़ ज़्यादा फायदा का है, डर है, फिर उसके बाद सोच समझ के देते हैं। और जहाँ तक कोशिश करते हैं कि उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसे कॉमनली, अच्छा उसमें भी स्टेरॉइड्स में भी अलग अलग पोटेंसीज वाले आते हैं, जैसे कि बहुत लो ग्रेड वाले भी आते हैं, जैसे लोटेप्रेडनॉल है, उसमें भी लो स्ट्रेंथ वाला आता है, फिर हायर लोटेप्रेडनॉल होता है, फिर फ्लोरोमेथलॉन होता है, फिर और स्ट्रॉन्गर आप जाएं तो डेक्सामेथासोन और फिर हाइड्रोकोर्टिसोन, इस तरह के जो स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक्स हैं, सॉरी स्ट्रॉन्गर स्टेरॉइड्स हैं। तो यहाँ देखा गया कि सीधा डायरेक्टली जो डेक्सामेथासोन हाई पोटेंसी वाला, वो पकड़ा देते हैं, और वो बहुत नुकसान भी दे सकता है। और कई लोगों को मैंने खुद अपने करियर में कई लोगों को देखा है कि उससे विजन जो है चली गई, या अंधे हो गए, या निगाह बिल्कुल ख़त्म हो गई, और जो कि वापस नहीं लाया जा सकती, इस तरह का इरिवर्सिबल विजुअल लॉस। तो वो एक कॉम्प्लिकेशन है जिसको थोड़ा सा मतलब जहन में रखना चाहिए स्टेरॉइड को यूज़ करने से पहले। और किसी पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन? कोई और, ज़रूरी नहीं कंजंक्टिवाइटिस को भी, अगर किसी और को किसी और चीज़ पे भी पूछना है पूछ सकते हैं कोई, ये ओपन सेशन है, तो आप और भी चीज़ हाँ, सवाल अगर कोई भी जहन में हो। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हाँ, बहुत मालूमाती वेबिनार रहा सर। मैं बस थैंक यू एक सर। चीज पूछना चाह रहा हूँ, ये पेंडेमिक और एपिडेमिक, ये क्या हम्म। फर्क है सर? एपिडेमिक बेसिकली रीजन स्पेसिफिक होता है, कि एपिडेमिक मतलब कि एक छोटे से रीजन में स्प्रेड हुआ। पैंडेमिक मतलब एक बहुत बड़ा रीजन हो गया, मतलब या तो पूरा मुल्क हो गया, या फिर पूरा पूरा सब कॉन्टिनेंट हो गया, या पूरा पूरा वर्ल्ड, जैसे अभी पैंडेमिक ये कोरोना वायरस का पैंडेमिक था क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में चला गया था।
और एपिडेमिक यूजुअली एक एक रीजन स्पेसिफिक रहता है कि आप मध्य प्रदेश में हुआ या फिर भोपाल ज़िले में हो रहा है, एक बीमारी फैल गई है, तो एपिडेमिक उसको कहते हैं। एपिडेमिक छोटे छोटे रीजन में होता है, और पैंडेमिक बड़े से बड़े बड़े रीजन में फैल जाता है एक साथ, एक ही वक्त में। तो मतलब ये ज़रूरी है कि एक साथ एक ही कवर कर रहा है, मुल्कों की बाउंड्रीज भी नहीं देख रहा और कुछ नहीं देख रहा, और वो पूरे में स्प्रेड हो रहा है। और एपिडेमिक आमतौर से एक वक्त एक महदूद जगह, एक ज़िला, एक सूबा, या मान लें ये एक एक स्टेट, इस तरह से हम उसको कह सकते हैं कि यहाँ एपिडेमिक है। तो इसको ये फ़र्क है बस एपिडेमिक और पेंडेमिक में। और एक होता है एंडेमिक। एंडेमिक मतलब कि वो मतलब आपकी आवाज़ ड्रॉप हो गई। डिस्कनेक्ट हो गए उमर भाई, शायद नेटवर्क इशू है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं रिकनेक्ट। तो रिकनेक्ट हो जी जी कनेक्ट हो गया। मेरे डिस्कनेक्ट हो रहा है, मुझे लग रहा है मेरी कोई इशू है इधर। जी, और कोई सवाल अगर हो तो ज़रूर। नहीं, एक बात आपने बहुत इम्पोर्टेंट। तस्मीम भाई, आप शायद दो मोबाइल ऑन किए हुए हैं, एक का स्पीकर चला हो, तो उसको किसी एक को यूज कर डॉक्टर साहब, आप लीजिए। एंडेमिक के बारे में कुछ बता रहे थे। एंडेमिक। जी उमर भाई, हाँ एंडेमिक मैं, बता रहा अच्छा मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी। हाँ मैं बता रहा था पैंडेमिक, एपिडेमिक और एंडेमिक में फ़र्क। मैं एंडेमिक से शुरू करता हूँ। एंडेमिक तो ये होता है कि एक कोई बीमारी है और एक जगह पे जो है वो कई दिनों से फैली हुई है और चल रही है और कई मुद्दत तक चल रही है। वो ख़ास लेकिन उसी जगह पे है और कहीं जा नहीं रही है। लेकिन हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मलेरिया, जैसे देखा जाए कि मलेरिया इंडिया में एंडेमिक है, इंडिया में बहुत होता है, लेकिन आप दूसरे कंट्रीज में जाओ तो नहीं होगा। और एपिडेमिक होता है कि एक बीमारी एक आई और स्प्रेड हुई, और एक 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 रीजन में, एक एरिया में स्प्रेड हुई, जैसे कि एक ज़िले में या एक सूबे में, और एक वहाँ जाके महदूद हो गई। या फिर बहुत से बहुत एक एक से दो सूबे हो गए या तीन सूबे, एक एरिया में समा गई। पैंडेमिक ये होता है कि वो एक वक्त में हो रही है बीमारी और कई जगह हो रही है, और वो बाउंड्रीज भी नहीं देख रही है, वो इंडिया में भी हो रही है, बांग्लादेश में भी हो रही है, और सब गल्फ कंट्रीज में भी हो रही है, जैसे कि कोरोना था, या पूरे वर्ल्ड में जैसे हो गई। तो पैंडेमिक इसमें मतलब पूरे बहुत बड़े एरिया में इन्वॉल्व हो गया, पूरे दुनिया या पूरा एक कॉन्टिनेंट या पूरा उसमें पूरा मुल्क मान लीजिए, या मुल्क के आसपास अतराफ वाले, या पूरा एक सब कॉन्टिनेंट इन्वॉल्व हो गया। तो दैट इज़ पैंडेमिक। एपिडेमिक ये है कि थोड़ा सा महदूद हो गया उसका, मतलब कम कम उसकी ज्योग्राफी थोड़ी महदूद हो गई। और एंडेमिक ये है कि वो मुस्तकिल है, वहाँ पे वो बीमारी उस चलती ही आ रही है उस इलाके में। तो ये एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक में फ़र्क ये होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, बहुत। एक आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही थी कि इम्यूनो सप्रेशन की वजह से, जो कोविड की वजह से आम तौर पे देखा गया है, उसकी वजह से काफी स्प्रेड होने में, मतलब इससे हम्म। ज्यादा आसानी से स्प्रेड हुआ है। और मेरे ख्याल से एमसीआई की कई टास्क फोर्स भी अभी जी इन जी जी चीजों पे काम कर रही है, क्योंकि हार्ट रिलेटेड भी कुछ चीजें आई हैं कि उसकी इम्यूनिटी की वजह जी से जी। हार्ट अटैक्स भी काफी बढ़े हैं। तो इस पे भी कुछ थोड़ा सा आप कहिएगा। जी जी जी। नहीं, मैं वही जिक्र कर रहा था कि अपने टॉक में कि इस बार का जो इस बार को जो इन्फेक्शन हुआ है, ये अनप्रेसिडेंटेड था। ऐसा इन्फेक्शन मतलब इन टर्म्स ऑफ स्प्रेड, इन टर्म्स ऑफ सिवियरिटी, जो है ये बहुत ज़्यादा था। मेरी आवाज़ आ रही है ना? मैं आई एम ऑडिबल ना? होपफुली। बिल्कुल 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 आवाज आ आ रही रही, बहुत जी अच्छा। जी। तो मैं ये कह रहा था कि
जी, ठीक है, ठीक। तो मैं कह रहा था इस बार का ये जो एपिडेमिक था कंजंक्टिवाइटिस का था, लेकिन इस बार का जो इन्फेक्शन था, इस बार का जो एपिडेमिक था, दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड इन टर्म्स ऑफ स्केल मतलब कि इतना ज़्यादा स्प्रेड हुआ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कहीं भी जाओ सब जगह पूरे पूरे मुल्क में एक साथ एक स्प्रेड हुआ विद इन अ मैटर ऑफ वीक्स। दूसरी बात ये है कि इसकी सिविरिटी बहुत ज़्यादा थी। मतलब पेन कभी हम लोग सुनते नहीं थे कि पेन हो रहा है इसमें, लेकिन इस बार पेशेंट्स आ रहे थे पेन को लेके। लिड स्वेलिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती थी जितनी इस बार मिल रही है। हेमरेजेस जैसे पूरे आँख सुर्ख हो जाना, ब्लड क्लॉट हो जाना, ये कभी ऐसा देखने को इतना ज़्यादा नहीं मिलता था, इस बार बहुत देखने को मिला। ऐसा इन्फेक्शन जो 5 दिन में ठीक ना हो और फिर हफ्तों तक ठीक ना हो, ऐसा भी ज़्यादा देखने को मिला। तो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ स्प्रेड एंड इन टर्म्स ऑफ सिविरिटी इस बार कुछ ज़्यादा ही ये इन्फेक्शन था। तो इस पे ये कयास लगा जा रहा है कि मोस्ट लाइकली हो सकता है कि हमारे जो पॉपुलेशन है उसकी इम्यूनिटी बिकॉज ऑफ कोविड जो है कम हो गई, और अब खुद से ही बीमारियों से लड़ नहीं पा रही बॉडी जैसे पहले लड़ती थी। तो एक वजह ये भी हो सकती है। तो कुछ लोगों का कहना ये भी है कि साहब कोविड वैक्सीनेशन जो करा है उससे भी इम्यूनिटी कम हुई है लोगों की। हालांकि मैंने ये कहा था कि ये दिस इज सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, और इस पे एमसीआई काम भी कर रही है, और बहुत सारे और भी इसमें इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं इसको देखने के लिए। लेकिन हाँ, ये इस पे कोई मतलब कोई दो राय नहीं है कि इस बार का जो इन्फेक्शन था इन टर्म्स ऑफ स्केल एंड इन टर्म्स ऑफ सेवेरिटी अनप्रेसिडेंटेड था, ऐसा कभी देखा नहीं गया। इस तरह मैंने खुद अपने 25 साल 30 साल के, मेरे 25 साल हो गए मुझे ऑफ्थेल्मोलॉजी फील्ड में। मैंने अपने 25 साल की ज़िंदगी में इसमें इतने ज़्यादा स्प्रेड ऐसा इन्फेक्शन नहीं देखा कि बिल्कुल ही इतना, मतलब ऑलमोस्ट एवरी वन हैज़ बीन अफेक्टेड, एवरी फैमिली हैज़ बीन अफेक्टेड। तो इस तरह का पहली बार ऐसा देखेगा। उसका वजह हो सकता है कि हमारी पॉपुलेशन की इम्यूनिटी थोड़ी पहले से कोविड की वजह से कम हो गई हो। और क्वेश्चन पार्टिसिपेंट की तरफ से? ओके, जज़ाकल्लाह उमर भाई, बहुत बहुत ने शुक्रिया। इंफॉर्मेटिव डिस्कशन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। और माशाल्लाह आपकी शख्सियत तो है ही बहुत लविंग। अच्छा, शुक्रिया बहुत मुझे नवाजी ये आपकी। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे साथ भोपाल से ही नहीं, यूएई से भी लोग जुड़े, बॉम्बे से लोग अच्छा जुड़े, माशा दिल्ली से लोग जुड़े, संभल यूपी से लोग जुड़े, अच्छा जीएमसी जो माशा यहाँ कॉलेज है, यूनानी कॉलेज, वहाँ का स्टाफ और स्टूडेंट जुड़े, हयात यूनानी हम्म, मेडिकल कॉलेज लखनऊ, वहाँ के डायरेक्टर साहब खुद जुड़े हुए, और स्टाफ को भी अच्छा, जोड़ा वेरी उन्होंने, स्टूडेंट्स को भी। तो माशाल्लाह बहुत थैंक यू सो कामयाब मच। ये रीच रही है इसकी। तो थैंक यू मैं सो मच माशाल्लाह। गुजारिश करूंगा आजम साहब, डॉक्टर मिस्टर आजम अली खान साहब जो हमारे प्रेसिडेंट भी हैं, कि 2 लाइन प्रेसिडेंशियल। उमर आजम भाई भाई 2 लाइन। सलाम। वालेकुम सलाम आजम भाई। उमर वालेकुम भाई, सलाम। thank you very much for giving your time, and जज़ाकल्लाह। inshallah in future also will keep you busy in the sense श्योर that श्योर बिल्कुल। we'll try to snatch your precious time whenever that will श्योर be श्योर, required, inshallah. ज़रूर ज़रूर, मोस्ट वेलकम Thank you इंशाल्लाह। once again. Thank you very much. And Kashif bhai, वेलकम thank you very much इंशाल्लाह। for organizing this. Thank you very much. थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अब मैं डॉक्टर नसीम साहब जो कोऑर्डिनेटर हैं इस वेबिनार के, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स, ऑफिशियल वोट ऑफ थैंक्स दे। सबसे पहले तो मैं उमर भाई को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल कर हमें वक्त दिया और इतने अच्छे लेक्चर डिलीवर किया। साथ साथ मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इस वेबिनार में शामिल हुए बहुत दूर दूर से, और उन्होंने अपना वक्त निकाला और हमारे साथ जुड़े। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों भी हम लोग इस तरह के वेबिनार कर पाएंगे और अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे। और दूसरी बात यह है कि वेबिनार जब भी कहीं कंडक्ट होता है तो उसका एक प्रोटोकॉल है कि आप जब भी कहीं हो तो पहले म्यूट हो, उसके बाद ऐड हो, और वो कंटिन्यूअस म्यूट का प्रोसेस बना रहे, तो उससे वेबिनार हमेशा बेहतर हो पाता है। और वेबिनार के ये बहुत एक्सपेक्टेड होता है, कनेक्शन कट जाना, ये सब चीज़ें हम लोग सारे वेबिनार में देखते हैं, और मैं कोशिश करूंगा अपने तरफ से कि इसको मिनिमाइज कर पाऊँ। आप लोग इसमें शामिल हुए, उमेर भाई ने वक्त दिया, एमी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमने ये ऑर्गेनाइज किया। बहुत तहे दिल से आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
और मैं अब Thank you so much. इजाज़त चाहूँगा हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी काशिफ साहब से कि मैं इस वेबिनार को यहाँ पर एंड कर सकूँ। जी शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सो मच। जी ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज। Session has been closed. बहुत शुक्रिया उमर भाई, बहुत ही सादा जुबान में बड़े हम लोग के जो हम लोग जाहिल लोग जो कुछ नहीं समझ पाते उनको आपने इतना आराम से समझा दी चीजें। ये वो बोल रहा है जो इतना बड़ा साइंसदान है। इतना बड़ा नहीं है, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े साइंसदान। नहीं, बहुत ही सादा जुबान में असल में ये चीजें हम लोग तक नीचे तक परकुलेट होती हैं जिस अंदाज में आपने पूरी चीजें बातें कही हैं, और बहुत इंफॉर्मेटिव, शुक्रिया। बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह फिद बहुत दारिन। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम सलाम अल्लाह हाफिज। रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।